गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हमारे पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं विश्व व्यापार संगठन। यानी कि हमने पिछली कक्षा में थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर प्रकाश डाला था कि विश्व व्यापार संगठन क्या है, जिसको अंग्रेजी में WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। बहुत बार आ जाता है ये प्रश्न, बहुत बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 164 सदस्यों की संख्या कितनी है? 164। और इसकी स्थापना हुई थी 1995 के अंदर। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? मैंने अभी थोड़ी देर पहले पिछली कक्षा में आपसे बात की थी कल, व्यापार अवरोधों की, जिससे क्या होता है, विदेशी व्यापार प्रभावित होता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर जो विकसित राष्ट्र हैं, जो बहुत ज़्यादा उत्पादन करते हैं और उन्हें उपभोक्ता बाजार चाहिए, अगर वो मुक्त व्यापार नहीं कर पाएंगे एक देश से दूसरे देश के अंदर, तो फिर उनके माल की खपत करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ, बहुत से जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उन्होंने कहा कि जो नीति है वो क्या होनी चाहिए? उदारीकरण की होनी चाहिए। यानी कि विभिन्न देशों को क्या करना चाहिए? मुक्त व्यापार करना चाहिए। उसके लिए क्या करना है कि अवरोधक नहीं होने चाहिए। विश्व के सभी देशों को जो अपनी नीतियां क्या कर देनी चाहिए? उदार। उदार का मतलब था खुल कर देनी चाहिए। तो विश्व व्यापार एक ऐसा संगठन है, कई बार ये प्रश्न आ जाता है विश्व व्यापार से आप क्या समझते हैं, तो हम क्या बताएंगे? विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? विश्व व्यापार संगठन क्या है, उसकी परिभाषा में हम क्या लिखेंगे? एक ऐसा संगठन जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है। विश्व व्यापार संगठन किसे कहते हैं? एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या देना? बढ़ावा देना। और इसकी पहल किसने शुरू की थी? मैंने आपको अभी बताया था, विकसित राष्ट्रों ने। इसकी पहल किसने शुरू करी थी? विकसित राष्ट्रों ने। क्यों की थी? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा माल का क्या करते थे? उत्पादन करते थे। और इसलिए वो ऐसी नीतियां बनाना चाहते थे ताकि उनका माल विश्व के हर कोने में क्या हो जाए? पहुंच जाए। इसलिए विश्व व्यापार संगठन के अंदर जितने भी देश शामिल हुए, उन्होंने मुक्त व्यापार की क्या दी? अवधारणा दी। परंतु व्यवहार में अगर हम देखेंगे तो इसके ऊपर ज्यादा नियंत्रण किसका रहता है? विकसित राष्ट्रों का। यहाँ नियमों और नीतियों उस प्रकार की बनाई जाती है जिससे विकसित राष्ट्रों को क्या होता है? ज्यादा फायदा होता है। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो प्रश्न आ जाता है वो आ जाता है भारत के अंदर वैश्वीकरण का प्रभाव। भारत के ऊपर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, उसके महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट था वस्तुओं के मूल्य में गिरावट। क्योंकि आपको पता है एक ही प्रकार की अगर 10 वस्तुएं बाजार में होंगी तो वहां पर क्या होगा? उनके मूल्य अगर एक जैसे होंगे तो क्या होगा? उपभोक्ता के पास विकल्प होगा। उससे क्या हो जाएगा? मान लीजिए उन 10 वस्तुओं में से सेम है और एक वस्तु की कीमत 9 वस्तुओं से कम है, तो उपभोक्ता क्या करेगा? उस कम वाली वस्तु को खरीदेगा। इससे क्या हो गया? बाजार के अंदर प्रतिस्पर्धा बड़ी कंपनियों में, और उन्होंने अपने प्रोडक्ट जो है कम दाम पर बेचने क्या कर दिए? शुरू कर दिए। दूसरी बात क्या हुई? भारत में राजकोषीय घाटे में कमी आई। राजकोषीय घाटे में क्या आ गई? कमी आ गई। क्योंकि जितना ज्यादा प्रत्यक्ष जो है विदेशी निवेश बढ़ा, कंपनियों ने भारत के अंदर उद्योग धंधे लगाए, यहां पर उत्पादन बढ़ा, भारतीय लोगों को रोजगार मिला। इससे क्या हुआ? भारतीय लोग जो है सक्षम हुए अन्य वस्तुओं को खरीदने में। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या मिला? एक बल मिला। उससे क्या हुआ? देश के राजकोष के अंदर पैसा आना क्या हो गया? शुरू हो गया। क्योंकि जो विदेशी निवेश किया जाएगा तो कंपनियों के साथ करार किए जाएंगे। उससे क्या होगा? कंपनियां जब उत्पादन करेगी उसके अंदर भी जो उस देश का क्या होगा? हिस्सा होगा। उसके बाद में नंबर 3, आर्थिक वृद्धि। भारत के अंदर नए नए उद्योग धंधे जब लगे, नई नई तकनीक आई, तो भारत के अंदर नए इंजीनियर, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ। उससे क्या हुआ? देश का आर्थिक क्या बढ़ा? विकास बढ़ा। चौथा क्या हुआ? उद्योगों में प्रतिस्पर्धा। जो भारतीय उद्योग थे वो भी जो है प्रतिस्पर्धा करने लगे, किसके किसके माल के साथ? विकसित राष्ट्रों की कंपनियों के साथ। क्योंकि वो ये चाहते थे कि बाजार के अंदर प्रतियोगिता क्या है? 2 से अधिक कंपनियां अगर आएंगी तो प्रतियोगिता वहां पर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसके अलावा नंबर 5 था आय में वृद्धि। यानी कि जो लोग थे उनकी आय में भी क्या हो गई? वृद्धि हो गई। निर्धनता जो थी उसके अंदर भी क्या आ गई? कमी आ गई। क्योंकि जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो क्या होगा? उनकी जो कमाई का जरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये वो 5 महत्वपूर्ण कारक है जिसकी वजह से भारत के अंदर जो वैश्वीकरण है उसका क्या पड़ा था? प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।
क्योंकि जो वैश्वीकरण होता है वो उत्पादकों को क्या कर देता है, स्थानीय और विदेशी दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा करवाता है। तो धनी वर्ग के जो उपभोक्ता है उनको लाभ मिलता है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष क्या होगा, पहले से अधिक विकल्प। मैंने आपको बताया तो एक प्रकार की वस्तु और एक ही प्रकार की 10 वस्तुएं हो, तो विकल्प अगर ज्यादा होगा तो उत्पादन की गुणवत्ता भी बढ़ानी पड़ेगी कंपनी को प्रतिस्पर्धा करने के लिए, कीमत भी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, लोगों की जो तुलना है, लोगों का जो जीवन स्तर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उत्पादक और श्रमिकों पर भी वैश्वीकरण का प्रभाव जो है समान नहीं रहा है। विगत 20 वर्षों के अंदर जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उन्होंने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है, जिसका अर्थ है भारत में निवेश करना उनके लिए क्या रहा, लाभप्रद रहा। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत सी ऐसी जिन्होंने सेल फोन, मोटर गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, ठंडे पेय पदार्थ और अन्य जंक जो है फूड और बैंकिंग जैसी सेवाओं में रुचि दिखाई है। तो इन उत्पादों के अधिकतर जो खरीदार है वो संपन्न वर्ग के लोग हैं। तो इन उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए और साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां भी अब क्या होगी, समृद्ध होगी। इससे क्या हुआ, देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या हो गई, बढ़ गई। इसके अलावा मैंने दूसरा एग्जाम्पल भी आपको बता दिया था कि जो शीर्ष कंपनियां थी भारत को, उनको भी फायदा हुआ। क्यों हुआ कि उनको नई तकनीक मिल गई। जो नई कंपनियां आई अमेरिका जैसे देशों से, तो विकसित कंपनियां थी विकसित देशों की, उनकी तकनीक भारतीय तकनीक से क्या थी, उच्च थी। इससे क्या हुआ, भारतीय उत्पादन के अंदर भी क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। और इसीलिए बहुत सी भारतीय कंपनियां जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभर आई। कौन कौन सी उभर आई, टाटा मोटर्स है, ये जो है विश्व की जानी मानी कंपनियां, जो फोर्ड कंपनी जो कार बनाती है उसी का जो है मुकाबला कर रही है। इन्फोसिस है भारत के अंदर, आईटी कंपनी है जो कंप्यूटर के जो है सॉफ्टवेयर वगैरह डिजाइन करती है। रेनबैक्सी जो दवाइयां बनाती है, ये कंपनियां भारत के अंदर आई है। एशियन पेंट है, सुंदर फराम्स है, नट बोल्ट बनाती है। तो ये सारे वैश्विक स्तर के क्रियाकलापों का क्या कर रही है, प्रसार कर रही है। तो वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियां, विशेष करके सूचना और जो प्रौद्योगिकी कंपनियां हैं, उनके भी नए अवसर सर्जित किए हैं। भारतीय कंपनी के द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन करना या कॉल सेंटर होना उसका, ये बहुत बड़े एग्जाम्पल है। इसके अतिरिक्त तो जो है डाटा एंट्री, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसी कई जो है सेवाएं बाहर जैसे देशों में अब सस्ते में उपलब्ध हैं। और विकसित देशों को हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। और एक बता देता हूं मैं आपको, सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर है विश्व के अंदर सबसे ज्यादा भारत से जाते हैं। पूरे विश्व को सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर निर्यात करने वाला देश कौन है, भारत है। अब यहाँ दो हमारे पास बार बार शब्द आ रहे हैं। एक तो आयात। आयात किसे कहते हैं, आयात क्या कहते हैं, दूसरे देश से सामान मंगवाना। जब कोई भी देश किसी दूसरे देश से सामान मंगवाता है उसको तो क्या कहते हैं, आयात कहते हैं। निर्यात, जब कोई देश किसी दूसरे देश के अंदर वस्तु भेजता है, जब कोई देश दूसरे देश के अंदर क्या करता है, कोई वस्तु भेज देता है, उसको हम क्या कहते हैं, निर्यात। या हम ये कह दें कि भारत में बना हुआ माल जब दूसरे देश में बिकने के लिए जाता है तो उसे तो निर्यात कहते हैं। और भारत के अंदर जिस वस्तु की कमी है उसे अगर हम भारत में मंगवाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, आयात। आयात का मतलब मंगवाना, निर्यात का मतलब है भेजना। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर टॉपिक आ रहा है उसमें क्या हुआ था कि जो उपरोक्त जो कार्य, जो परिस्थितियां थी या जो श्रमिक यहाँ पर काम कर रहे थे, जो भारत के अंदर जो औद्योगिक इकाइयां थी, उनको भी बड़ी कठिनाइयां हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि आज के जो श्रमिक हैं वो ज्यादा किस क्षेत्र में लगे हुए हैं, असंगठित में। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि असंगठित क्षेत्र कौन सा होता है, यानी कि वो क्षेत्र, बता देता हूं असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं। वो क्षेत्र जो सरकारी नियंत्रण से क्या होता है, मुक्त होता है, जहां पर कोई भी महत्वपूर्ण सेवा और शर्तें नहीं होती है, जहां पर रोजगार की क्या होती है, कोई महत्वपूर्ण शर्तें नहीं होती है, सेवा और रोजगार की जहां पर कोई महत्वपूर्ण शर्तें नहीं होती हैं और जो सरकारी नियंत्रण से क्या होते हैं, बाहर होते हैं, उनको तो बोला जाता है असंगठित क्षेत्र। इसका उल्टा कर दो, संगठित क्षेत्र पूछ ले तो ये सरकारी नियंत्रण और कानूनों के दायरे में होते हैं। इनके अंदर बेहतर जो है रोजगार और सेवाओं की क्या होती है, शर्तें होती हैं। यहाँ पर लोगों को सवैतनिक छुट्टियां मिलती है, अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिलती है। जबकि संगठित जो असंगठित क्षेत्र है वहां पर सवैतनिक छुट्टियां नहीं मिलती है। अगर आपने छुट्टी ले ली तो उस दिन का आपको वेतन नहीं मिलेगा और आपको बेहतर चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। तो संगठित क्षेत्रों के अंदर अगर काम करने की क्षमता जो है अगर ज्यादा होगी, जहां संगठित क्षेत्र ज्यादा होगा वहां पर रोजगार के जो अवसर है वो क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। और रोजगार के अवसर क्या होंगे, संकुचित होंगे। और ये भारत के अंदर कमी देखने को मिलती है।
क्योंकि भारत के अंदर सबसे बड़ी जो कठिनाई है वो भारत के अंदर जो रोजगार है वो कहां पर ज्यादा है, असंगठित क्षेत्र के अंदर ज्यादा है। भारतीय लोग, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में क्यों जाता है कि भारतीय लोगों के अंदर तकनीकी ज्ञान की क्या है, कमी है। मजदूरी का काम करते हैं लोग, क्योंकि शिक्षा का स्तर आज भी भारत का उतना जो है नहीं बढ़ पाया है जितना जो है आज के समय की क्या है, मांग है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष, और इसके लिए हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।